आज हम 10th में जो हमारा चैप्टर चल रहा है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हमने सबसे पहले ह्यूमन आई का पढ़ा था, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस पढ़े थे। फिर हमने डिफेक्ट्स ऑफ आई पढ़े और उसके न्यूमेरिकल बना लिया। अब ये सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थी। अब इसी में एक और हमारा ऑप्टिकल डिवाइस होता है प्रिज्म। ठीक है, आपने स्कूल लैब में देखा होगा प्रिज्म। उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होता क्या, कैसे होता है ये। चलिए, तो हमारी टॉपिक है आज की रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म का अगर मैं देखूं, आपने देखा होगा तो ये ग्लास मटेरियल का बना होता है और ये आपका कुछ इस तरह का होगा। जैसे ये तो मैंने आपको बना दिया, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना। अब इसमें ये थोड़ा ऐसे विड्थ होती है, ठीक है। ये आपका प्रिज्म है ना। आप स्कूल लैब में देखेंगे तो प्रॉपर्ली दिखाई देगा। इस प्रिज्म में ये वाली जो लाइन आप दिख रहे हैं ना, जो प्रिज्म का ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला प्लेन, एक्चुअली में यही प्लेन इस साइड भी होगी, है ना। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड प्लेन हो गया। अगर लाइट में इस तरह से दूंगा तो इसी तरह का फेस इस तरफ भी है, तो लाइट इस फेस से आएगा और इस फेस से रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग एज। तो इसका अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, है ना, ए बी सी प्रिज्म हो गया। और ये जो है आपका ए डैश, तो ए डैश इज रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म। ए डैश इज रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म। और ये जो एंगल है आपको, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो यहाँ पे आपको अगर मैंने ए बी सी नेम दे दिया तो ये एंगल भी आपका ए है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बी सी इज कॉल्ड बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये सारी चीजें हैं बेसिक इसके पार्ट समझने के लिए, केस में क्या क्या है आपके। ठीक है ना। तो रे जो है इससे रिफ्रैक्ट होगी। अब मान लीजिए मैं इसका रिफ्रैक्शन देखता हूं, तो क्या करना होगा मुझे, एक रे डालेंगे, रे इंसिडेंट होगा इस पर, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये चीज़ें हटा देता हूँ समझने के लिए, सिर्फ ये फ्रंट व्यू रखता हूँ कि ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ए, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब एक रे आई, मान लो ये मोनोक्रोम है, एक वाइट लाइट आई इस तरफ से, दिस इज वाइट लाइट। वाइट लाइट जो हम जनरली देखते हैं ना, डे लाइट जो होता है, इसी को हम लोग वाइट लाइट कहते हैं, ठीक है। पूरी रूम में जो लाइट है वो वाइट है, ठीक है। तो ये वाइट लाइट है। तो ये वाइट लाइट जब प्रिज्म पे आती है तो इस पॉइंट पे इसका रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो मान लो ऐसे रे आया, ये पॉइंट हम मान लीजिए बना दिए P, तो P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये यहीं पे आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे फॉलो कराना है, ठीक है। जब ये वाइट लाइट आ रही है तो यहाँ पर मीडियम क्या है आपका, एयर। ये प्रिज्म जो है वो ग्लास का बना हुआ है, ठीक। और इसके बाहर फिर इस तरफ जब रे रिफ्रैक्ट होकर निकलेगी तो ये फिर एयर है आपका, है ना। तो ये वाइट लाइट इस तरह से आ रही है एयर मीडियम में। तो एयर मीडियम में चलते हुए लाइट जो है एक मीडियम में सीधी लाइन में चलती है, और जब तक ये मीडियम चेंज नहीं होगा इसका पाथ चेंज नहीं होगा। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता
तो ये जो रे है आपकी सीधी ऐसे निकल जाती है तो हम क्या कहते हैं, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें फॉलो कराना है, तो उसके लिए हमें एक नॉर्मल देखना पड़ेगा। तो इस पी पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस तरह, तो ये क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये पॉइंट पी है आपका। ठीक है, इस पॉइंट को हम पी कह रहे हैं, ये लाइन आपकी नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल क्या कहलाएगी आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब रे आपका जो है एयर से आया, पी पॉइंट पे एंटर किया, तो जो ए बी है ना आपका, ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस पे क्या होगा, लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। तो लाइट फर्स्ट refracted at refracting surface AB at point P। ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है, हटा दो इसको। तो AB जो है आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, प्रिज्म का ये वाला जो फेस था वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, और उसके पी पॉइंट पे लाइट आई है, तो ये लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब ये एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं एक्स पी, तो एक्स पी क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे। ठीक, पी आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गई, आई हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप ये देखिए रूल क्या कहता है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे स्पीड कम होगी या घट जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो ये आपका नॉर्मल वाला लाइन है और ये इसकी ओरिजिनल पाथ है ना। तो इससे और इसके बीच में कहीं भी लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो लाइट मान लीजिए यू रिफ्रैक्ट कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल और इस ओरिजिनल पाथ के बीच में लाइट रिफ्रैक्ट कर गई। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, ये नॉर्मल है, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिक फिनोमेना समझना चाहता हूँ मैं, तो ये हो गया पॉइंट क्यू। ठीक है, तो Q जो है AC, ये दूसरा, अब यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन कहाँ पे हुआ था, P पॉइंट पे। तो आप ऐसे समझिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन है ना, कहाँ पे हुआ, एट P, और किस सरफेस से हुआ, AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हुआ, है ना। तो रे आपको ऐसे दिख रहा है कि नॉर्मल पाथ में जा रहा है और ये इसकी ओरिजिनल पाथ है। सेकेंड रिफ्रैक्शन अब कहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि फॉर AB, मतलब फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, है ना, आपका इंसिडेंट रे क्या हुआ, इंसिडेंट रे XP है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, PQ है ना। तो एंगल I इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंस एंगल I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
ये मान लो R1 है, मतलब ये R1 ये वाली है लाइन, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हो गया आपका R1 ये एंगल। ठीक है, तो पहली रिफ्रैक्शन जब हुई तो ये इंसिडेंट रे है, PQ आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। कोई डाउट नहीं? अब आ जाइए, अब क्या होगा जब रे इंटर कर जाएगी तो P से लेके Q तक एक ही मीडियम है और वो है आपका ग्लास, तो लाइट फिर सीधी लाइन में चली। अब जैसे ही Q पॉइंट पे आया तो ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, क्योंकि AC जो है आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना है जो ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं दोबारा देखूं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC, तो ये जो रिफ्रैक्टिंग रे थी आपकी PQ है ना, ये अब क्या बन जाएगा आपका इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे PQ हो गए, क्योंकि ये Q पॉइंट पे आ रही है। ठीक, यहाँ पे आई। अब आप ये देखिए कि इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये दूसरा नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे जब आया तो ये तो लाइन तो नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, है ना। इसको हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, R2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आपकी हो गई R2। ठीक है, R2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, रे देखो ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास से जब एयर में जाएगी तो ये क्या होगा आपका, रिफ्रैक्ट करेगा। तो जब रिफ्रैक्ट करेगा तो इस वक्त इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। स्पीड बढ़ेगी तो जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये इसकी ओरिजिनल पाथ है, हाँ, और ये नॉर्मल है, तो ये ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल के बीच में नहीं जाएगा। यहाँ से जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो रिफ्रैक्शन इससे इसके बीच में नहीं जाएगा। अगर आप रिफ्रैक्शन इधर शो करते हो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब होता है स्पीड घट जाएगा। ठीक है, तो ये रे इस तरफ कभी जाएगी ही नहीं, तो फाइनली वो क्या होगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये QY जो होगा ये इस डायरेक्शन में क्यों आया, अपने ओरिजिनल पाथ से दूर चला गया। क्यों, क्योंकि ये ग्लास से एयर में जा रहा है और इसकी स्पीड बढ़ जा रही है, ये नॉर्मल से दूर चला गया, ओरिजिनल पाथ से दूर चला गया। ठीक है, क्यों, इसकी स्पीड बढ़ रही है। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर QY जो है आपका वो हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और Q पॉइंट पे अगर हम रिफ्रैक्टेड एंगल देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है, तो यहाँ पर अब आपकी जो एंगल बनेगी, देखिए ये आपका फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसको हम लोग इमर्जेंट रे भी कह रहे हैं यहाँ पर, फाइनल इमर्जेंट, क्योंकि ये निकल चुका है अब, है ना। तो अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो या फिर इसको हम इमर्जेंट एंगल भी कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो बनाएगा एंगल, ये वाला, ये एंगल, ये हो गया E। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइनल रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इमर्जेंट E। तो आप समझिए AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए XP इंसिडेंट रे है, PQ रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर AB। फिर दूसरा रिफ्रैक्शन होगा आपका, है ना, तो ये क्या है आपका सेकेंड रिफ्रैक्शन एट Q, है ना, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है आपकी, AC है। तो इसके लिए, है ना, आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC हुआ, तो इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई PQ, है ना। अब फिर यहाँ से जब ये रिफ्रैक्ट करेगा, स्पीड बढ़ा तो नॉर्मल और ओरिजिनल पाथ से दूर चला गया, तो QY के अलॉन्ग गया। इसको आप लोग इमर्जेंट रे कह सकते हो या फाइनल रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं, जो QY है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई R2,
और ई आपका हो गया एंगल ऑफ फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इमर्जेंट एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, मुझे इन सब के बीच में मान लो मैं रिलेशन बनाना चाहता हूँ। ये एंगल हो गया मान लो आपका ए, ठीक है, मान लीजिए इस प्रिज्म की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू। इक्वल टू म्यू, ये मान लेते हैं। तो अब मैं मान लो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या निकलेगा मुझे? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू वन है ना, जैसे इसका एयर का, तो एयर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू एयर में एंगल क्या बन रहा है? साइन आई इज इक्वल टू, अब ये प्रिज्म है ना जो ग्लास का बना हुआ है ना, तो ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आर वन, उसी मीडियम में जो एंगल है। इस तरह से हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो ये मैंने किसके लिए लगाया? फॉर ए सी सरफेस। अब एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन। ठीक है, अब स्मॉल एंगल के लिए अगर कोई थ्योरी इस एंगल पे वैलिड है तो बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए भी वैलिड होगा। मतलब ये रे अगर मैं बिल्कुल ऐसे पास लेके चलूँ ना तब भी ये वैलिड होगा, जितना पास ले लो, है ना, नॉर्मल के जितने करीब आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम कह लेंगे कि फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स, है ना, हम साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर वन को आर वन लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब देखिए थ्योरी क्या होती है ना कि इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा को आप थीटा लिख देना, कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा और टेन थीटा आपका थीटा हो जाएगा, है ना, ये कंसेप्ट फॉलो होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में साइन आई को हम लिख देंगे आई फॉर स्मॉल एंगल्स इज इक्वल टू म्यू आर वन, पहला इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों रिलेशन वैलिड है। अब मैं आता हूं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये जो आया है आपका ए बी के लिए आया था, है ना। अब मान लीजिए मैं लेके चलता हूं आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर देखिए इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये एंगल R2 है, तो म्यू प्रिज्म का साइन R2 इज इक्वल टू, फिर जब बाहर निकला तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन ई, है ना। फिर स्मॉल एंगल के लिए हम लिख देंगे फॉर स्मॉल एंगल्स, क्योंकि थ्योरी वैलिड है तो सबके लिए वैलिड होनी चाहिए, म्यू R2 इज इक्वल टू ई, है ना, मतलब E इज इक्वल टू म्यू R2, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आप देखिए हम क्या करेंगे,
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट क्या आ जाएगा, I प्लस ई इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे दो, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए M। तो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, APMQA इज ए क्वाड्रिलेटरल। है ना। अब इस क्वाड्रिलेटरल में A और ये वाला जो एंगल है आपका, इसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल A मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल PMQ, एंगल PMQ, या इसको और मोर प्रिसाइसली आप ऐसे लिख दो, एंगल PAQ, ये 180 डिग्री होगा या पाई, है ना। दिस अब प्लस दिस 180 डिग्री, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म लिख देते हैं, और एंगल PMQ आपका आ गया 180 डिग्री। तो एंगल PMQ क्या निकल के आया, 180 डिग्री माइनस A। ठीक है, इक्वेशन 4। बस समझ में। अब आप आ जाओ इस ट्रायंगल में, एंगल PQM इन ट्रायंगल PMQ, है ना। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल PMQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। अब PMQ की यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ये वाली। तो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A इजकल टू 180 डिग्री, है ना। फाइनली इन सबको उधर ले जाओ तो क्या पता चलेगा मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गया। तो आपका पहला इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये था। फिर हमारे पास एक रिलेशन आ गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, है ना, 6। ठीक है, बात समझ में आई, है ना। अब आप देखिए, अगर मैं इन दोनों के बीच रिलेशन निकालूं, फ्रॉम 3 and 6, तो क्या निकल के आ रहा है आपका, फ्रॉम 3 and 6 we get I प्लस E इज इक्वल टू म्यू A। I प्लस E इज इक्वल टू, यहाँ देखो R1 प्लस R2 की जगह मैंने A डाल दिया, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गया। 7 रिलेशन समझ में आता जा रहा है आपको, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एमर्जेंट एंगल है, इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया, म्यू टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये R1 और अंदर की जो एंगल आ रही है, पहला रिफ्रैक्टेड एंगल, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 प्लस R2, ये किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या है वो, अगर मैं इस सबको हटा दूँ, इस डायग्राम को ऐसे चेंज कर दूँ फिर से, देखो अगर मान लो ये BC है ना, और ये ऐसे है, ये ऐसे, ये आपका I हो गया, है ना, ये नॉर्मल था, ये ऐसे रिफ्रैक्ट किया Q, फिर यहाँ से ये यूँ रिफ्रैक्ट कर गया, ये फाइनल इमर्जेंट एंगल है। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल बनाया तो हमने देखा ये एंगल जो है E है,
ठीक है, ये नॉर्मल है। अब आप ऐसे समझिए क्यू पॉइंट, ठीक, ये रे ऐसे जा रही थी, प्रिज्म आ गया बीच रास्ते में, लाइट जब ऐसे जा रही थी इसके रास्ते में प्रिज्म आ गई, तो प्रिज्म ने क्या किया, ये इसका ओरिजिनल पाथ था लाइट का, तो फाइनली जब एयर में लाइट गई तो ये डेविएट हो गई, है ना। तो प्रिज्म ने एक जैसे रे के पाथ में आया, लाइट रे के पाथ में आया, तो उसने इस पाथ को यूँ कर दिया, डेविएट कर दिया। तो अब बात आती है, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊँ तो यहाँ जाकर मिलेगा। तो अब देखो, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि लाइट जो है इतने एंगल से इसको डेविएट कर दिया है ना। तो यहाँ जो एंगल बन रही है ना डेल्टा, या ये वाली डेल्टा, ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो डेल्टा इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या मैथमेटिक्स हम वो देखना चाह रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये लाइन नॉर्मल है ना, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये एंगल कितनी हो गई आपकी R1, ठीक है, और ये एंगल आपका I है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैं ऐसे समझूं इस चीज़ को, ये एक लाइन ये और एक लाइन ये है ना, ये ओरिजिनल पाथ वाली लाइट है और ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये वाला है ना, ये अगर मैं इसको x लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये देखिए कितना होगा, ये पूरा एंगल यहाँ पर, ये पूरा एंगल I है। तो ये जो मैंने x मार्क किया है, x नहीं मार्क करते हैं, कुछ और मार्क कर देता है। मान लो इसको मैंने अल्फ़ा लिख दिया, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये I माइनस R1 है ना, ये पूरा वर्टिकल ये I है तो ये I होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो अल्फ़ा हो गया I माइनस R1। उसी तरह से अब आप इस पॉइंट पे अगर हम देखें, है ना, तो क्या दिखेगा मुझे, इस पॉइंट पे एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ठीक है, ये E है तो ये पूरा E होगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ बीटा, ये पॉइंट Q है, ये R2 है, और ये वाली पॉइंट को अगर मैं बीटा लिख दूँ, ये एंगल बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा E होगा, E माइनस R2, ठीक है, लिख सकते हैं, है ना। अब आप इस ट्रायंगल पे देखिए, अगर मैं इसका नाम दे दूँ, यहाँ पर ये मैंने क्या दिया था M, है ना, इसका नाम दे देते हैं L, तो है ना, यहाँ पर क्या दिखेगा मुझे, इन ट्रायंगल LPQ, ये जो डेल्टा है एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, तो ये एक्सटीरियर इंटीरियर सम के बराबर होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब मुझे यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, ये किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है आपका, I माइनस R1, और बीटा क्या है आपका, E माइनस R2, ठीक है। तो डेल्टा अब यहाँ से क्या आ जाएगा, I प्लस E एक तरफ कीजिए और माइनस R1 प्लस R2 कर दो, ठीक है, लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि होगा क्या, ये
मैं ये सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिखता हूँ। पहले आपका देखो I प्लस ई था इम्पॉर्टेंट, ये क्या था आपका म्यू R1 प्लस R2 है ना। फिर R1 प्लस R2 क्या निकला था आपका A है ना, ये इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या निकला I प्लस ई आपका आ गया म्यू A है ना। तो ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने डेल्टा ऐसे निकाला तो ये सेक्शन आया। अब यहाँ से डेल्टा क्या निकल के आया आपका I प्लस ई को मैं क्या लिख सकता हूँ म्यू ए, तो ये हो गया म्यू ए माइनस R1 प्लस R2 ए होता है, तो इसको हमने ए डाल दिया। तब आप देखो एक रिलेशन आ गया मेरा, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो गया, ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो ये डेविएशन समझ में आया। तो ये प्रिज्म का रिफ्रैक्शन था, तो मैंने इसको एक सिंगल लाइट लेकर के समझने की कोशिश की है ना, कहाँ पर क्या है। अब आ जाइए दूसरा टर्म है ना, ये टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसको मैं अगर यहाँ पे समराइज कर दूँ कि क्या क्या निकला आपका है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकली आपकी कि I प्लस ई जो है म्यू टाइम्स R1 प्लस R2 के बराबर होगा। डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है। फिर I प्लस ई म्यू इंटू ए हो गया, इसका मतलब R1 प्लस R2 जो है वो ए है। फिर आपने डेविएशन का रिलेशन निकाल लिया, क्या निकला वो म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले नजर आ गए आपको। ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, अब देखिए है क्या, जैसे ये प्रिज्म है ना, ए बी सी। तो जैसे ये रे गई प्रिज्म पे, ठीक है, ये मैथमेटिक्स समझने के लिए मैंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ किया था। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म और काम क्या है, ये लाइट को डिस्पोज कर देता है। जैसे ही वाइट लाइट आई यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो इस वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। इस वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो इस 7 कलर को ये प्रिज्म क्या कर देगा, बिल्कुल अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 7 कलर अलग हो जाएगा, यूँ इस तरह से लेकर ऐसे। ठीक, अब फिर यहाँ से फर्दर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो सारी रे नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। और यहाँ पे अगर हम स्क्रीन ले लें तो मुझे 7 कलर मिलेंगे, वायलेट टू रेड। और इसको समझने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो यही 7 कलर है। इसमें क्या है, V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, ब्लू, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for red। ये 7 कलर होते हैं वाइट कलर में, जिसको हम विबग्योर से नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हो गया येलो, आप स्केल पे एक अच्छा बना सकते हैं डायग्राम। ये हो गया ऑरेंज। येलो वाली यहाँ जो लाइट है ना, ये बेस के बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। येलो वाली जो लाइन है वो बेस के पैरेलल होती है।
बताएंगे आगे और क्यों होता है ऐसा। फिर सबसे नीचे वायलेट हुआ, फिर उसके नीचे क्या आएगा आपका, इंडिगो। तो ये प्रॉपर स्पेसिंग दे करके आप बना सकते हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा, ब्लू, और फिर एक आपका आ जाएगा ग्रीन, है ना। ये आपके 7 कलर हो गए। तो प्रिज्म ने क्या किया, एक वाइट कलर को 7 कलर में, ठीक है, 7 कलर में इसको डिस्पोज कर दिया। तो प्रिज्म का ये भी काम है। अब इसी को हम लोग कहते हैं रेनबो। तो ये जो कलर पैटर्न आता है ना, कलर की जो एक बैंड बनेगी, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, है ना, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज रेनबो। और इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम या फिर बैंड, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने के लिए, कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ येलो कलर, सॉरी, वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, कलर छूट गई, वायलेट इज मिनिमम, है ना। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो रेड है, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है वो मिनिमम है। आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, जो आप सुना होगा आपने, इसके बारे में डिटेल हम 12th में पढ़ते हैं। एच सी बाय लैम्डा, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और लैम्डा आपका वेवलेंथ होता है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेवलेंथ लैम्डा, तो ये वेवलेंथ ऑफ रेड होगा वेवलेंथ ऑफ वायलेट हो गया डब्ल्यू बी, है ना। तो वेवलेंथ ऑफ रेड, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। अब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया एच सी। मतलब इससे क्या पता चलता है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जो वायलेट कलर है इसमें ज़्यादा एनर्जी है, और रेड कलर की एनर्जी कम है ना। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रेड कलर इज लेस देन एनर्जी ऑफ वायलेट कलर, या आप ये कह सकते हो एनर्जी ऑफ रेड कलर इज मिनिमम एंड एनर्जी ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो जो रेनबो है आपका, उसका बैंड ऑफ 7 कलर्स कह लो या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स कह लो, उसमें रेड कलर सबसे ऊपर आएगा और वायलेट कलर सबसे नीचे आएगा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम हो गई। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो प्रिज्म है जो है वो एक वाइट कलर को 7 कलर में डिस्पर्स कर देता है ना। ये आइंस्टाइन रिलेशन से हम समझ सकते हैं वेवलेंथ एनर्जी क्या है, ठीक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो, हर कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। जैसे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू ले लिया है ना, तो हर कलर की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए एक रिलेशन है कॉची रिलेशन, जो आप बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं ऐसे बता देता हूँ। कॉची रिलेशन ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि रेड कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो जाएगी, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज मिनिमम, ठीक है।
और वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, वायलेट की, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट म्यू मीन्स ये तो पता ही नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम, है ना। सो म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। ऐसे कर सकते हैं। ये 7 कलर्स में येलो कलर को मीन लाइट बोली जाती है ना। येलो कलर इज कंसिडर्ड एज मीन लाइट, मीन कलर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये क्यों होता है ऐसा, बिकॉज इसकी जो डेविएशन होती है वो सबसे कम मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मिनिमम डेविएशन देखिए, डेविएशन एंगल देखते हैं, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं सबका। अब क्या होगा, तो जैसे ये ओरिजिनल पाथ थी लाइट की, है ना, तो रे ऐसे चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेड कलर का है, तो ये क्या होगा आपका, रेड कलर की डेफिनेट डेविएशन होगी, और वायलेट कलर की डेविएशन यूँ आ गई। ठीक है, येलो कलर की डेविएशन यहाँ पर है ये,